वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर अब्दुल अली वाजिद से, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और आज हम उनसे जानेंगे कि ये जो एक खौफनाक सूरत हाल जब हम पे आश्कार होती है कि खुदा न खासा कैंसर है, और हम सब समझते हैं कि ये नहीं कहा गया कि कैंसर है, एक बीमारी है, एक मर्ज़ है जिससे आप सेहतियाब भी हो सकते हैं। ये समझते हैं कि कह दिया गया है कि बस अब तो आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई। सो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जब लोग जाते हैं तो उनकी क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है, क्या मसाइल होते हैं और उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और क्या क्या इलाज की ऑप्शंस अब मौजूद हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आई एम गुड। बहुत शुक्रिया आपको मुझे इस शो पे इनवाइट करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस थैंक टुडे। यू। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जैसे मैं कह रही थी कि आपके पास जब लोग आते हैं तो ऑब्वियसली एक टाइम गुजर चुका होता है कि उन्हें कैंसर के बारे में बिल्कुल। पता चल चुका होता है, फिर यूजुअली उन्होंने कोई सर्जरी करवाई होती है, उसके बाद या वो रेडिएशन या वो कीमोथेरेपी के लिए आ रहे होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली भी आ जाते हैं आपके पास बिल्कुल। विदाउट सर्जरी। सो हमारे पास पेशेंट्स जो हैं वो हर तरह के आते हैं, जो कि प्राइमरी डायग्नोसिस की तरफ से आते हैं। एक दफ़ा सिम्टम्स उनको आते हैं, कोई भी उनको गिल्टी महसूस होती है, उनको सस्पेशन होता है कि उनको कैंसर हो सकता है, वो भी आते हैं। सेकेंडली, जो लोग इनिशियली कहीं से सर्जरी करा चुके हैं तो जिनके अंदर डायग्नोसिस बन चुकी होती है, वो लोग भी आते हैं फॉर कीमोथेरेपी। सो एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट जो मेरा काम होता है वो हम लोग पेशेंट्स की ओवरऑल ट्रीटमेंट को प्लान करनी होती है। कीमो, एंटी कैंसर ड्रग्स और ओवरऑल ट्रीटमेंट को हम प्लान करते हैं कि रेडिएशन कब देनी है, सर्जरी कब करनी है, और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वी मेक द होल प्लान। और एज अ टीम हम लोग काम कर रहे होते हैं नॉर्मली इन द हॉस्पिटल, जहाँ पे हम लोग मिल के प्लान कर रहे होते हैं, देन वी एक्सिक्यूट दैट प्लान, जिसके अंदर कीमोथेरेपी इज़ वन एस्पेक्ट जो कि हम करते हैं ट्रीटमेंट का, सेकंड सर्जरी होती है और सर रेडिएशन होती है। सो ऑल ऑफ दीज प्लान सो करके अब इसके बारे में बताइएगा कि ये तीनों स्टेजेस ही बड़ी खौफनाक लगती हैं ना पेशेंट्स को, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि सर्जरी अपनी जगह बिल्कुल चैलेंज, बिल्कुल फिर उसके बाद कीमोथेरेपी में कहते हैं बहुत तबीयत ख़राब होती है, बिल्कुल बहुत हालत ख़राब होती है, बिल्कुल रेडिएशन भी इसी तरह है। एब्सोल्युटली। और आजकल तो वो जिसे कहते हैं रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर की भी बड़ी बात हो रही है, जी जी, तो ऐसी चीज़ें भी। इसके बारे में बताइए फिर। सो ऑब्वियसली एक बहुत टफ चीज़ है जो लोग इससे गुजरते हैं, जो हु हैव टू गो थ्रू इट। बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है उस फैमिली के ऊपर जो जिससे गुजर रही होती है। डेफिनेटली रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर्स भी होते हैं, बट दे आर रेयर, बहुत कम होते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट आई थिंक द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि जब पेशेंट्स आते हैं, दे उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, द हियरिंग द डायग्नोसिस कि ये चीज़ है। इवन तो लॉट ऑफ कैंसर्स अब की आजकल के दौर में इवन इन पाकिस्तान क्योरेबल होते हैं। स्पेशली हम बहुत कॉमनली देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। दुनिया भर में 50% ऑफ द केसेस जो हम लोग अपनी ओपीडीज़ में देखते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के देखते हैं। और वो 50% 50% ऑफ द पेशेंट्स जो मैं कैंसर के देख रहा हूँ वो ब्रेस्ट कैंसर के वो देख रहे हैं। ख़वातीन हैं और वो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट। अब दैट्स हाउ कॉमन इट इज़। तो उसकी जो हम लोग जो देखते हैं, जो हमें एक चीज़ जो मुश्किल लगती है वही होता है कि लोग उससे डिनाइल में चले जाते हैं कि ये नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। और दैट कंबाइंड विद जो लोग हमारे कल्चरल फैक्टर्स हैं कि लोग नहीं बताती हैं, औरतें अपने मियाँ को नहीं बताती हैं, घर वालों किसी को नहीं बताती हैं, और जब तक वो ब्लीडिंग नहीं शुरू हो जाती है वहाँ से, को बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाता, तो उस टाइम पे वो क्योरेबल स्टेज शायद नहीं रह रहा होता। तो वो चीज़ एक बहुत मेरा एक इसी डर से। और जब लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ है, तो ऑब्वियसली पेशेंट के दिमाग में और जो फैमिली के दिमाग में सबसे पहला ये होता है कि ये तो एक इनक्योरेबल चीज़ थी और मैं शायद अब ना बच सकूं। तो वो जो फीलिंग ऑफ कि जी अब मेरी लाइफ को लिमिट लग गई हुई और मैं इतना टाइम होगा मेरे पास, बहुत सारे सवालात दिमाग में होते हैं। क्या बनेगा मेरा, ट्रीटमेंट के अंदर क्या चीज़ होती है, ट्रीटमेंट कितनी मुश्किल होती है, कितनी महंगी होती है, मैं अफोर्ड कैसे करूँगी, इसके अंदर किस चीज़ से मुझे गुजरना पड़ेगा, मैं अपने जो घर के काम है या मैं जॉब कर रही हूँ वो मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, बच्चों का क्या बनेगा, उनका कौन ख्याल रखेगा, घर वालों का क्या कौन रखेगा। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनके दिमाग में होती हैं, और ये सबसे ज़्यादा पेशेंट को सबसे ज़्यादा डाउन कर रही होती है। तो इन एस्पेक्ट्स के ऊपर भी आई थिंक बहुत ज़रूरी है बात करना कि जब पेशेंट्स आते हैं तो एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा क्योरेबल चीज़ अब डेवलप हो चुकी हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर और बहुत सारे कैंसर्स बहुत क्योरेबल स्टेजेस पे आ चुके हैं, बिकॉज हमारी ट्रीटमेंट्स पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी बहुत सारा हमारे पास इंपॉर्टेंट एडवांसेस आ चुकी हैं, जिसके अंदर हम लोग सर्जरीज बहुत एक्यूरेट कर सकते हैं, कीमोस बहुत अच्छी दे सकते हैं, जिससे हम काफ़ी मेजॉरिटी लोगों को क्योर कर सकते हैं। ठीक। तो एक तो ये होता है कि अब जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले तो हम उनका ये डर दूर कर रहे होते हैं कि जी ये क्योरेबल है और आप ठीक हो जाएंगी, आपके टाइम थोड़ा सा मुश्किल गुजरेगा अगले कुछ महीने, उसके बाद यू विल रिकवर। और जब रिकवर कर चुकी दैन यू विल ऑब्वियसली उस टाइम पर आप
यू विल नो कि ये जर्नी इतनी मुश्किल नहीं थी जितना लग रहा था, सुनने में आ रहा था। और यू विल इनफैक्ट लोग अगर उनसे आप कुछ एक साल बाद मिले तो लोग भूल भी चुके होते हैं कि हम इतनी मुश्किल चीज़ से गुजरे हैं। सो इट्स नॉट एज डिफ़िकल्ट। और अब वो दवाइयाँ ऐसी आ चुकी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं, थिंग्स आर मच बेटर। सो डेफिनेटली एक तो ये होपफुल मैसेज सबको जाना चाहिए कि इट इज़ समथिंग नाउ विच इज़ कंट्रोलेबल, क्योरेबल, और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। ठीक है। सो अर्ली जितनी जल्दी आके सिम्टम्स को चेक कराएं उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं तो आपकी उस बात से ही नहीं निकल पा रही कि आपने जो कहा है कि 50% जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो ख़वातीन हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ रिपोर्ट कर रही हैं। कितना इसमें आप देखते हैं जेनेटिक हिस्ट्री है कि फैमिली में रन कर रहा है, और कितने ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि मतलब फ़र्स्ट टाइम अपनी फैमिली में होती हैं कि उनको ये मसला हुआ है? अच्छा, मेजॉरिटी फर्स्ट टाइम ही होती है। मेजॉरिटी फ़र्स्ट टाइम? मेजॉरिटी फर्स्ट टाइम ही होती है। जो फैमिली लिंक्ड कैंसर्स होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। रेयर होते हैं, मे बी उसमें से 10% ऐसे हों जो कि फैमिली से लिंक्ड होते हैं, जिनके ग्रैंड मदर को, नानी को या खाला को या उनमें से किसी को हुआ था, फिर आगे बच्चों में आपने मैटरनल साइड के रिश्तों का जिक्र किया, इसका मतलब है फुप्पी को या इस साइड से उसका ज़्यादा लिंक है आपस में एज़ कम्पेयर टू फादर की तरफ से जो जीन्स आएंगी। अच्छा, ठीक है। बट ये कि दोनों की जीन्स डेफिनेटली आती हैं, लेकिन जो मदर साइड की जीन्स है वो ज़्यादा इसको लिंक्ड है इसके साथ। ठीक है। बट ओवरऑल जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं ना, उन सबको हम काउंट ही करते हैं कि अगर वो डायरेक्टली आपके मतलब जिस तरह वालदा हैं या बहनें हैं या मेरा फूफो या खाला में से या नानी या दादी में से जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आ जाते हैं, वो ज़्यादा डेफिनेटली अगर उनके अंदर रन कर रहा है तो डेफिनेटली रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। जी। उसमें हम नॉर्मली ये कहते हैं कि अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, लेट्स से एक औरत है, उनको शी इज़ इन हर 50s और उनको वो हुआ है, तो उनकी जो बेटियां हैं दे शुड गेट चेक 10 years बिफोर, मतलब वो 40 की एज में अपने आप को चेकअप्स शुरू कर दें। और चेकअप्स में क्या है अब, जबकि मैंने डॉक्टर साहब जैसे आपसे कहा कि ये चीज़ भी आ गई है कि कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च के स्कैन्स एंड रेडिएशंस जो हैं ये सब जो है दे आल्सो कॉज कैंसर्स। और एक बड़ा क्वेश्चन उन्होंने एनएचएस के ऊपर लगाया कि जहाँ पर जो बहुत लोड है पेशेंट्स का, उनको ज़्यादातर टेस्ट जो हैं वो रेडिएशंस के साथ ही सीटी स्कैन्स वगैरह वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे कैंसर्स ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो अब फिर कैसे ऐसे टेस्ट हों कि जिसके साथ डिटेक्ट हो जाए? तो अब ये चीज़ें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की जाती हैं उसके ऊपर, एंड देन दे कम टू कंक्लूजन। हर टेस्ट के पीछे जो ना एक स्टडी की जाती है कि इसका जो बेनिफिट है कैंसर डिटेक्शन का और वर्सेस हार्म क्या है। अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जी मुझे डर है, मुझे हो सकता है, मैं सीटी स्कैन क्यों नहीं कर देते, तो वी डोंट डू दैट। सीटी स्कैन नॉर्मली बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई रेडिएशन होती है, तो उसकी ऑल्टरनेटिव जो हैं वो हमारे पास सिंपल एक्सरेज होते हैं जो हम कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं जो कि बिल्कुल रेडिएशन से एक्सपोज नहीं होते हैं, MRIs भी होते हैं जिनके अंदर रेडिएशन से एक्सपोज नहीं होते हैं, एग्जामिनेशंस होती हैं, हिस्ट्रीज होती हैं जिनको हम, और सिंपल ब्लड टेस्ट हैं जिनको हम करके स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सो बहुत सारे कैंसर की स्क्रीनिंग है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की बहुत कॉमनली स्क्रीनिंग हम करते हैं मैमोग्राम के साथ। बहुत आराम से होता है, बहुत कॉमनली अवेलेबल है, शहरों के अंदर बहुत सारी लैब्स करती हैं, रीजनेबल है, बहुत कॉस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है, और लोग बड़े आराम से करा सकते हैं। मेमोग्राम हालांकि करवाना चाहिए, हम जो भी बात करें इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर स्क्रीनिंग ही ना करवाएं, लेकिन मेमोग्राम के बारे में भी यही आया था कि इट कॉजेज इंजरीज विच कैन लीड टू इवेंचुअली कैंसर्स और ये सब चीज़ें। तो अब यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अ पर्सन लाइक मी जो पढ़ता है इस तरह की रिसर्चेस को, मुझे इंटरेस्ट है और उसे पता होता है कि यार मेमोग्राम कैन ऑल्सो बी अ रीज़न कि उसकी वजह से आपको कैंसर हो जाए, तो फिर क्या करें? Then how to get screened? अच्छा, सर थिंग इज़ कि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी देखनी होती हैं कि आप सिर्फ एक रिसर्च की बेसिस पे शायद नहीं डिसीजन ले सकते। ठीक है। ये था मेरा बहुत सारे सालों की रिसर्च के साथ देखा जाता है कि उसका कितना बेनिफिट है। अच्छा, अब उसमें होता है कि अगर आपको लगता है, मतलब उस रिसर्च में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि इंस्टेड ऑफ मैमोग्राम्स गो फॉर सिंपल अल्ट्रासाउंड, सिंपल टेस्ट। मेरा अल्ट्रासाउंड को भी मैमोग्राम की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर किसी को, अब डिपेंड करता है, अगर कोई किसी की रिस्क हाई रिस्क है, इसके फैमिली में है, मल्टीपल कैंसर्स आ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है, उनको तो आई थिंक डेफिनेटली मैमोग्राम ही कराना चाहिए, बिकॉज फॉर हर डायग्नोसिस ऑफ अ कैंसर इज मच मोर डेंजरस देन पोटेंशियली कि क्योंकि वो शायद हो जाए, शायद वो मे बी 1000 में से किसी एक बंदे को शायद ऐसी चीज़ हो जाए, लेकिन उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब जिनको अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनके अंदर डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड विल बी वेरी हेल्पफुल।
और उससे ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि यू कैन जस्ट गेट एग्जामिनेशन करें, लम्स को इग्नोर ना करें, हाँ। उसको इग्नोर ना करें कि जी अभी मैं देखती हूँ कि अच्छा, अगले जो महीने आपके क्या पास आपने जिक्र किया 50% ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ आती हैं, हम्म। यूजुअली आपको लगता है कि वो मतलब किसी बैकवर्ड मतलब है कि किसी ऐसे बैकग्राउंड से होती हैं कि जहाँ बहुत कंजर्वेटिव या बहुत या फिर हर तरह के बैकग्राउंड से हर तरह ख़वातीन की आती हैं, हर तरह के हर background तरह की बैकग्राउंड से आती हैं। और इसके अंदर वैसे टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा जो रिस्क होता है वो हायर बैकग्राउंड मेरा सोसाइटी के अंदर ज़्यादा रिस्क होता है, बिकॉज जो डाइट होती है वो ज़्यादा अनरिफाइंड होती है, मतलब वो ज़्यादा मेरा जंक वगैरह प्रिजर्वेटिव है, होते ज़्यादा हैं, जंक्स हाँ। हैं, ज़्यादा फैटी फूड्स हैं, उसके साथ ज़्यादा लिंक है इन कैंसर्स का ओवरऑल। ठीक है। सो एज़ कम्पेयर टू विलेजेस जहाँ पे ज़्यादा मेरा ऑर्गेनिक चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, चीज़ें, हाँ। मेरा एग्जांपल आपको दूंगा। हम लोग एक गांव पे गए पास ही, और हमने वहाँ पे उनके खेत थे, पीछे बड़े बड़े खेत थे, बड़े खूबसूरत। तो उनके पास ना घर के पास एक छोटा खेत था। तो मैंने कहा उन्होंने कहा जी ये हमारे घर की हैं और जो पीछे खेत है वो सबके लिए मेरा मार्केट में जाता है। मैंने कहा क्या फ़र्क है? तो कहते हैं उसमें हम सारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं सब यूज़ करते हैं, इसमें हम कुछ यूज़ नहीं करते, सिर्फ हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो पॉइंट इसके देखिए ये चीज़ ना गांव के अंदर डेफिनेटली हम लोग को, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ फूड जो चाहिए होती है वो हमें उसी तरह मिल सकती है कि उसको बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली उसको ग्रो किया जाता है। जी तो वी हैव टू बी केयरफुल एट आवर सेल्स एज वेल कि हम जितना उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जी। जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल चीज़ों को मेरा प्रिजर्व स्प्रेड फूड ना हो, हाँ, बहुत सारी खादें प्रिजर्वेटिव ऐसी चीज़ें डली ना हुई हो। खाने ना हाँ, हो, हाँ। मतलब कि जी आप बहुत ज़्यादा फ्रोज़न चीज़ों को कर रहे हैं, मतलब ट्राई टू मेक थिंग्स घर पे हेल्थ मेरा फ्रेशली बनाई चीज़ें खा ली, एंड यू नो। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप करें, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करें। ट्राइड के जितना उसमें से ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करें, उन चीज़ों को। और एज ए गवर्नमेंट आई थिंक उस लेवल पे भी जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाए जी बिल्कुल। कि जहाँ पे फार्मर्स जो है पेस्टिसाइड्स इन चीज़ों का जितना कम इस्तेमाल हो सकता है, या उनको जितना, क्योंकि दुनिया भर में यूएस में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती हैं जी। कि किन फूड्स के अंदर कैसे आपने फार्मर्स में क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो फिर पास नहीं करते। बिल्कुल सही। और आपको पता है कि जब हम बात करते हैं यूके की, या छोटे छोटे हर फैमिली को छोटे छोटे से जगह एलोकेट हो जाती हैं कि जहाँ पे आप जाकर अपनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल, आप उस बिल्कुल। पर ग्रो करें अपना और उसको बिल्कुल। यूज़ करें। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से ये है कि मतलब चकशेज़ाद में अगर फार्म हाउसेस इस ऐसे पर्पज़ के लिए दिए गए कि हाँ, वहाँ पर आप जो है नेचुरल चीज़ें ग्रो करें, तो वेजिटेबल्स, वहाँ और वो पर कुछ मार्केट और में चल करें, रहा था। हाँ जी, तो वो आपने अपनी प्रॉपर्टी बना ली और अब आप बिल्कुल। वहाँ पर आप कहते हैं जी ये तो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, और इसमें कहाँ उसमें से से हाँ उसमें उसका कोई जो पर्पज़ है मेन वो बिल्कुल नहीं होगा इग्नोर हो गया एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली। लेकिन डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया। अच्छा, इसके अलावा और क्या ऐसी तब्दीलियाँ करें हम अपनी ज़िंदगी में? क्या स्ट्रेस का भी कोई अमल दखल है? क्या एब्सोल्युटली। इन चीज़ों से भी कोई फ़र्क पड़ता है कि डाइट के अलावा ये फैक्टर्स भी बहुत कंट्रीब्यूट करें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रेस है। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मैंने लिंक देखा है, और वो आई थिंक जो अर्बन लाइफस्टाइल, जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस है गाँव के लिहाज से हमारा स्ट्रेस लेवल भी है कि हम लोग सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर परफेक्शनिज्म अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। बच्चों को इधर लेके जाओ, उससे पढ़ाओ, ये करो, वो चीज़ें करो, हर चीज़ के अंदर स्ट्रेस लेवल हमारा 10 टाइम्स हो चुका होता है। तो उसमें ये होता है कि एक तो ये वी हैव टू कट डाउन, दूसरा उसी के साथ लिंक जो है ना, हैबिट्स लाइक स्मोकिंग स्ट्रेस के साथ ही वो फ्यूल करती है। उसी तरह बहुत सारी और हैबिट्स हैं जो कि मतलब हमारे शायद इतनी कॉमन हो फिर भी देखी जाती हैं, अल्कोहल के साथ होती हैं और ड्रग्स से होती हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ना, ये कंबाइन हो के रियली आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हिट करती है, आपको स्ट्रेस, बॉडी के स्ट्रेस डालती है, बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम बहुत हाई चले जाते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स, और उसकी वजह से बहुत सारे कैंसर्स, बहुत सारी बीमारियाँ जिसमें शुगर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। सही। सो आई थिंक एक तो ये कि हम लोगों को एज अ इस सोसाइटी में जो है ना, वी हैव टू नाउ डेज वी हैव टू पुट एन एफर्ट कि हम एक तो वर्क लाइफ बैलेंस रखें, स्ट्रेस फ्री चीज़ों को रखें, अपना हर चीज़ की टेंशन ना लें, ठीक है ना। मेरा हर चीज़ ज़रूरी नहीं जी होता जी कि जी। आप मेरा क्या फ़र्क पड़ता है आखिर में, तो यू नो इट डजंट, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ से। सो एक तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरा ये होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल ओवरऑल, वॉकिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। एक तो वॉकिंग के साथ ये होता है कि आप फिज़िकली फ़िट रहते हैं, वेट आपका बेहतर रहता है,
मसल्स स्ट्रेंथन रहते हैं एंड वॉकिंग जो है एंडोर्फिन्स रिलीज़ करते हैं, वो आपके स्ट्रेस लेवल को एकदम नीचे लेके आते हैं। ठीक है। और आप एक एनवायरनमेंट से वैसे ही बाहर आ चुके होते हो, जिस लेट से आप घर में या ऑफिस में कहीं भी, आप उस एनवायरनमेंट से बाहर आके एक नेचर में वॉक करेंगे तो आप डेफिनेटली एक रिलैक्स हो जाएंगे हर चीज़ के अंदर, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ओवरऑल इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखा जाता है। तो ये चीज़ें की जाए। फिर स्मोकिंग जितना ज़्यादा उसको कंडेम करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो बहुत ज़्यादा एक हार्मफुल चीज़ है, डायरेक्ट लिंक है कैंसर के साथ। में जब 70% ऑफ द कैंसर जो लंग कैंसर पेशेंट होते हैं वो स्मोकिंग से ही लिंक्ड है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी, उसी के साथ बहुत सारे और कैंसर से लिंक्ड है। फिर फूड्स के साथ वी हैव टू बी केयरफुल कि हम ज़्यादा जितना अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को हम करेंगे, अपना चीज़ों करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। एंड ओवरऑल इनक्रेज करें और लोगों को कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, चीज़ों की तरफ जाएं। और जहाँ तक कैंसर की बात है, आई थिंक ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जब किसी को कैंसर डायग्नोज होता है, वही मैं ऑफ चीज़ सुनता हूँ तो लोग अफसोस करने पहुँच जाते हैं, ओहो मेरा कि जैसे अब तो हमने ये गया, कहा जिंदगी अब तो जिंदगी गया। में ही मिलना है। हाँ, मैंने तो ये बातें भी सुनी अब है। ये नहीं पता उनको होता कि ये तो क्योरेबल है, अब ये ऑलरेडी एक मुश्किल चीज़ से गुजर रही है या गुजर रहा है, और जिसको पता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे लोग अफसोस करने आ रहे हैं, डॉक्टर साहब ये तो मुझे अफसोस करने आ रहे हैं, तो मैं नहीं बचूंगा। इसका मतलब ये ऑब्वियसली जितना भी मैं उसको काउंसल कर दूँ, ये इससे कितना फर्क पड़ता है कि बहुत आपका ज़्यादा। सोच कितनी मस्बत है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा। मर्ज से लड़ने का हौसला कितना है। बहुत ज़्यादा। अच्छा। बिकॉज हमारी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मुश्किल होती हैं, पीपल हैव टू गो थ्रू अ लॉट। जिस तरह बहुत सारा कॉमन एक चीज़ होती है, बाल गिरते हैं, इससे नौजिया होता है, वीकनेस होती है। फैमिली सपोर्ट मैंने देखा है पाकिस्तान में बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड थिंग। गांव में भी और यहाँ पे भी, मतलब सब मिल जाते हैं उस टाइम पे, हर कोई सपोर्ट करता है, एवरीबडी इज़ देयर। और लोग बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, स्पाउसेज एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करती हैं, बच्चे सपोर्ट करते हैं, हर कोई सपोर्ट करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग जो लोग यहाँ पे करते हैं। मैं यूके में था, वहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगता था ये चीज़ कि वहाँ पे सपोर्ट नहीं थी। मेरा वहाँ पे बस कोई केयर टेकर लेके आ रहा है और वो ओल्डर लोग हैं, बस जा रहे हैं और उसी होम में, नर्सिंग होम में और रह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है हमारी सोसाइटी की, वो करती है। बट हमें एज अ सोसाइटी ना, वी ऑल्सो हैव टू रियलाइज़ कि कभी कभी ना कुछ चीज़ों को पर्सनल रहना चाहिए, पर्सनल चीज़ों को, हर चीज़ को नहीं पूछना चाहिए कि जी ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। और पॉजिटिव बातें करनी चाहिए कि उनको इनकरेजमेंट दें, हाँ नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये करें, और उनको इनकरेजमेंट दें। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट है उसको अपने अंदर भी ये मस्बत सोच रखनी चाहिए कि अगर लोग नेगेटिव हैं उसको तो आप कंट्रोल शायद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच को, अपने रवैये को तो मस्बत करने की आपके अपने इख्तियार में है। एब्सोल्युटली। मैं देखा अगर आप नाउमीदी का शिकार हो जाएंगे तो नाउमीदी तो वैसे ही कुफर है। एग्जैक्टली। और जितना मैं देखा, जो लोग जितने ज़्यादा फाइटर होते हैं, जितने लोग हिम्मत से काम करते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आते हैं हर चीज़ के। और वो ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तो दे एक्चुअली मेरा लिव लॉन्गर, दे लिव हैप्पियर लाइफ एज़ कम्पेयर टू जो लोग हाथ छोड़ चुके होते हैं और हर चीज़ को कहते हैं नहीं ये भी नहीं मैंने करना, वो भी। उससे हम लोग भी डर जाते हैं कि नहीं ये तो पहले ही डिप्रेस्ड है, मैं जब भी कोई ट्रीटमेंट करूँगा तो और डाउन हो जाएंगी, तो फिर ये क्या करेंगे। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स जो है ना, ये मैटर्स बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पे कीमोथेरेपी के लिए, अभी जैसे आपने इस जिक्र किया कि उससे जुड़ी हुई खासी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वेस्ट में और बाकी दुनिया में बहुत सारी, जैसे आपने कहा, ऐसी थेरेपीज अब इंट्रोड्यूस हो गई हैं विच आर मच मोर एडवांस, और उसमें कीमोथेरेपी वाला सेशन नहीं है, इट्स जस्ट कि वो कुछ इंजेक्शंस या कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ वो उसको क्योर कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये इस तरह की चीज़ें अभी आई हैं या अभी भी ये कीमोथेरेपी एंड रेडिएशंस आर द मस्ट प्रोसेस, सर्जरी होगी और फिर ये सब कुछ होगा? हमारे यहाँ पे आई थिंक मेजॉरिटी ट्रीटमेंट्स आ चुकी हुई हैं। दे आर स्टिल फ्यूअर थिंग्स जो कि बिल्कुल नई आई होती हैं, वो मे बी फ्यू ईयर्स बाद आ जाएंगी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास। जी ठीक है। वी हैव मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो सब चीज़ें आ जाती हैं अब, क्योंकि अब इतनी बड़ी दुनिया नहीं रही, बड़े आराम से इंपोर्ट हो जाती हैं चीज़ें, आ जाती हैं और वो अवेलेबल हो जाती हैं। और कुछ चीज़ों में वेस्ट में हम उनसे बिल्कुल पीछे नहीं हैं, कुछ चीज़ों में हैं, लेकिन आई थिंक हम उसको फिर भी वी कैन स्टिल ओवरकम दोस चैलेंजेस, इतने मुश्किल नहीं अब होता। ये जो एक नौजिया, बाल गिरना, उसके साथ बॉडी एक्स और बहुत एक बुरी सी कैफियत, इस एज ऑन्कोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट करेंगे कि जिन लोगों को रेडिएशन और कीमोथेरेपी इन फेजेस से गुजरना पड़ा होता है, वो कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे उनकी अलामात और उसके असरात जो हैं वो उनके लिए बेहतर हों?
एक तो ये होता है कि जहाँ पे हम अनअवॉइडेबल है कि हमने ट्रीटमेंट करनी है और हम उसको नहीं अवॉइड कर सकते, और ट्रीटमेंट में ऐसी यूज़ हो रही है कीमोथेरेपी जिसके अंदर नौजिया और वॉमिटिंग होनी है, उसके अंदर एक तो बालों गिरने के लिहाज से कुछ नई चीज़ें आ रही हैं जिसके अंदर हम कोल्ड कैप्स बनाते हैं, जिसके अंदर अभी वो चीज़ें आ रही हैं। होपफुली विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो चीज़ें भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने हॉस्पिटल्स के अंदर। कोल्ड कैप्स के साथ बाल गिरना कम हो जाते हैं। नौजिया वॉमिटिंग की कुछ नई दवाइयाँ आ चुकी हैं जिसके साथ अब वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। थकावट इज़ समथिंग जो कि फटीग है, वो अभी तक इट्स डिफ़िकल्ट टू चैलेंज, क्योंकि वो दुनिया भर में वैसे ही है अभी तक, उसकी इतनी आसान नहीं। उसके लिए फिर हम ये रिकमेंड करते हैं कि तो हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें, मेक श्योर करें कि खाते पीते रहें। लोग कभी कभी पूरा नहीं खाना खा सकते बिकॉज उनको नौजिया हो, दे डोंट वांट टू ईट, बहुत ज़्यादा वो फील हो रहा होता है कि जी मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि छोटे छोटे मील्स लें, हर थोड़ी देर बाद लेते रहें, और हाई एनर्जी फूड्स लें, जैसा यखनी है वो लें, अगर कोई डायबिटिक नहीं है तो हलवा वगैरह लें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें स्नैक्स लेते रहें। उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो ठीक रहती है। ठीक है। और सॉरी, और हाइड्रेशन अच्छी रखें। वंस आगे अगर हाइड्रेशन अच्छी रहे तो नॉर्मली जो है लोग अच्छा कोप अप कर लेते हैं उसके साथ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारी और अल्टरनेटिव जिन्हें आप थेरेपीज़ हैं, मेडिसिन कहते हैं या वे ऑफ ट्रीटमेंट्स कहते हैं, उसमें विटामिन B17 को बड़ा डिस्कस किया जाता है इन कनेक्शन टू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो हर्बल और इस तरह की चीज़ों में वो करते हैं, उनकी पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें, एंड दे स्टेटेड के विटामिन B17 ऐड करने से या उसकी एक मुनासिब डोज लेने से तो दे वर एबल टू कोप विद ये इसकी बेहतर ट्रीटमेंट और इलाज में। तो आप इस तरह की चीज़ों को शामिल करते हैं? और उसमें मैंने ये भी किसी को कहते हुए सुना कि जैसे हमारे यहाँ पे ये आजकल सीज़न है, खुबानी आई हैं, सो खुबानियों के बीज जो हैं आर द बेस्ट सोर्स ऑफ दैट विटामिन B17, क्योंकि उसके जो बादाम है उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सो आप उसको तोड़कर अगर दिन में 3 कम अज़ कम, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन 3 या 4 जो है अपनी डाइट में शामिल करें तो इट कैन हेल्प यू कि आप उन अलामात या उन चीज़ों को बेहतर कोप कर सकें। तो ये चीज़ें भी क्या शामिल होनी चाहिए आपके ख्याल में? डेफिनेटली आई थिंक जो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जनरल डाइट के अंदर चीज़ें जो इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे कुरान में भी लिखी हुई हैं, हर्बल चीज़ों भी उसमें हैं, उनको डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जो आसानी से हो सकती हैं जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जो लोग उसको डिफरेंट एस्पेक्ट में ले जाते हैं, जिसको मैं डिस्करेज करता हूँ, जिसके अंदर लोग कहते हैं कि जी मीठा शुगर इज़ समथिंग जो कि इसको एग्रीवेट करती है और वो जो कैंसर सेल्स हैं वो शुगर से ग्रो करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और ये मैंने देखा है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो कि हम पिछले शुगर एंड मिल्क बोथ। मेरा वो तो लोग क्या करते हैं, लोग शुगर छोड़ देते हैं, मतलब शुगर के साथ फिर हर चीज़ छोड़ देते हैं, मतलब वो रोटी भी छोड़ देंगे, वो चावल भी छोड़ देते हैं, वो कीटो डाइट पे आ जाते हैं बेसिकली, सिर्फ गोश्त खा रहे हैं या फिर दाल खा रहे हैं, और विच इज़ बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका बॉडी के ऊपर जाके, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं, वो उसके बाद ट्रीटमेंट लेने के काबिल नहीं रहते हैं, और फिर 6 मंथ्स के बाद हमारे पास आते हैं कि हमने ट्रीटमेंट भी छोड़ दी थी, हमें तो किसी ने कहा था कि सिर्फ इससे कंट्रोल हो जाता है, या अब और उसके बाद फिर वो हम लोग वी जस्ट गिव अप, बिकॉज हम कुछ और नहीं कर सक रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोई हर्बल चीज़ों के ऊपर लोग चले जाते हैं, यहाँ बहुत सारी दुनिया हम पाकिस्तान में मिसगाइड होती है। रीज़न इसका ये होता है बिकॉज ऑब्वियसली जो कैंसर कीमोथेरेपीज है, जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो मुश्किल भी हैं, महंगी भी हैं, और एक्सेस भी से बड़े शहरों में ही है, जबकि एज़ कम्पेयर टू जो हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं या हकीमी दवाइयाँ हैं, वो हर छोटे शहर में बड़े सस्ते आराम से मिल रही होती है, और बड़े बहुत बुलंदबांग दावों के साथ और उसके साथ जो लोग उसको कर रहे होते हैं वो रिलीजियस उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं, और वो लोग उस एकदम उसकी बिलीफ में आ जाते हैं, और उससे मैंने जितना बुरा इम्पैक्ट होते देखा है, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग वर्स देन दैट। इतना मुश्किल होता है के चक्कर में पड़े रहे हैं, या आप ये कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर बिल्कुल क्योरेबल चीज़ यंग मैंने केसेस देखे जिसमें बच्चों को जैसा क्योरेबल, उनके बड़े क्योरेबल कैंसर्स होते हैं कुछ, मैंने देखे। मैं आई रिमेंबर एक 6-7 ईयर्स ओल्ड बच्चा था जिसके वालिदैन आए, उनकी बड़ी क्योरेबल कैंसर था, उनकी ट्रीटमेंट हमने शुरू की, बड़ा अच्छा शुरू में रिस्पॉन्ड आया, और उन्होंने 1 महीने के बाद गायब हो गए कि जी उसके वापस ही नहीं आए, और फिर 3 महीने के बाद वापस आए कि एकदम बीमारी पूरी फैली हुई, and then we tried again but we couldn't help them, और just because कि फैमिली को किसी ने कहा कि नहीं फ़लाने पीर के पास जाएं, वो फ़लानी चीज़ कराएगा, उसकी वो बूटियाँ खाएंगे, और ये चीज़ें वो एक उसने रेजिमेंट बता दी कि ये डाइट फॉलो करें, यूँ करें, फिर ये करें, फिर इस तरह हो जाए,
और उससे कैंसर तो बढ़ता रहा। और इन द एंड ऑब्वियसली फैमिली डेस्परेट होती है जब, और इस चीज़ टाइम पे हर बंदा डेस्परेट होता है। अगर आप अपने आप को उस जगह पे रखें, अगर मैं अपने आप को रखूं, तो यू विल फील कि आप उस डेस्परेशन के अंदर कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उस डेस्परेशन में आप दुआ, खुदा से भी दुआ कर रहे होते हैं, और आप किसी से भी कोई कि अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दे, मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ। तो उसमें अगर आपको कोई कह दे कि जी आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लो, तो आप उस डेस्परेशन में आके इस्तेमाल कर लेंगे। तो थिंग इज़ कि मैं रिकमेंड करता हूँ अगर कोई चीज़ हर्बल है ज़रूर इस्तेमाल करें, बट जो मेन ट्रीटमेंट है उसको छोड़े ही नहीं प्लीज़, उसको कंटिन्यू करें। अपने बिलीव्स को ज़रूर आप साथ लेके चलें, हर चीज़ करें, बट जो मेन ट्रीटमेंट है उसको ना छोड़ें, क्योंकि वो जो एक प्रूवन ट्रीटमेंट है उसको प्लीज़ फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें वाइंड अप करना है अब इस सेगमेंट को। सो यू बीइंग ऑन्कोलॉजिस्ट, कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहें देखने वालों के साथ जो हेल्पफुल हो उन लोगों के लिए भी, कि जो देख रहे हैं और इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, और वो लोग जो कि इस मसले को, इस डिजीज़ का सामना कर रहे हैं, और वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं जो मैसेज पब्लिक को देना चाहता हूँ ये है कि एक तो टाइमली प्लीज़ चेकअप करा लें। अगर किसी को कोई भी अलामात होते हैं कैंसर के, जिस तरह के कोई लम्स हो रहे हैं, छाती में हो रहे हैं, या गिल्टी बन रही है, या खून कम हो रहा है, बड़े पेशाब में छोटे पेशाब में खून आ रहा है, या वज़न तेज़ी से कम हो रहा है अनइंटेंडेड, तो उसको फ़ौरन चेकअप कराएं। और अपने किसी लोकल डॉक्टर के पास भी गए तो उनसे बात पूछें कि जी कैंसर के अलामात तो नहीं हो सकते, मुझे प्लीज़ उसके टेस्ट ज़रूर कर दें। अच्छा, अगर इस तरह के कोई अलामात आ रहे हैं। ये कुछ जनरल अलामात हैं, जनरल वज़न का कम होना, पेशाब में और खून आना, ये, और जैसे बड़े पेशाब में खून आना, और बलगम में बहुत ज़्यादा खून आना, या गिल्टी बनना, जिस तरह के ब्रेस्ट में, छाती में बन रही है, या गर्दन में किसी की बन रही है, इस तरह किसी चीज़ में बन रही है, ठीक है, तो वो नेचुरल नहीं है। अगर वो है तो फ़ौरन चेकअप कराएं। ठीक है, उसको डिले ना करें, उसको आके उसमें ये ना सोचें कि अगले महीने क्या होगा, उसको चेकअप करा लें, देख लें, और उनसे पूछ लें। किसी, अगर आप गांव में भी है तो उस डॉक्टर से पूछ लें, किसी से पूछ लें जो भी आपको देख रहा है कि क्या उसके लमात हो सकते हैं, तो मुझे उसका भी टेस्ट बता दें ताकि मैं देख लूँ। दूसरी कि जो ट्रीटमेंट है उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करें। फैमिली में अगर कोई है तो उसको पॉजिटिव बातें बताएं, उनको हेल्प करें, और लोगों से पूछ लिया करें कि अगर किसी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ से गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत फाइनेंशियल बर्डन भी बन जाता है। तो उनसे पूछा करें कि कोई चीज़ हेल्प चाहिए, फाइनेंशियली भी हेल्प चाहिए, तो वो उनको हेल्प करें जाके। बिकॉज लोग एक डिफ़िकल्ट चीज़ से गुजर रहे हैं, लोग बता नहीं पा रहे होते हैं, मुश्किल चीज़ से गुजर रहे होते हैं। थर्ड, लाइफस्टाइल को हेल्दी करें, स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ दें, अल्कोहल, इस तरह की कोई भी खराब आदत है, मतलब आदत है, उसको छोड़ दें। स्ट्रेस लेवल कम करें अपनी लाइफ में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती चीज़ें, अपनी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करें, लाइफ को बैलेंस रखें, घर पे टाइम गुजारें, अपने लव्ड वन के साथ गुजारें, क्योंकि लाइफ लिमिटेड ही है। उसको अपने घर वालों के साथ, चीज़ों के साथ गुजारना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स सबके साथ मिल के गुजारें, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें जिसके अंदर अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और दूसरों को पॉजिटिव मैसेजेस दें प्लीज़। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुल अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। थैंक यू। और हम यहाँ पे रुकेंगे, एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे आज के मेहमान के साथ। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।